कब कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। इखलाक से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। एक बार बनाकर अपना हमें फिर सारी उम्र हुक्म चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। लाइफ इंजॉय व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं आम के बाग में पहुंच चुकी थी आम लेने के लिए। आम मैंने अचार के लिए लेना था और एक पौधा था अचार वाले आम का जिससे मैंने आम तोड़े। पौधा भी छोटा था और उसकी टहनी भी एक ही थी, यानी कि फुल भरा हुआ नहीं था पौधा और ना ही उस पर ज़्यादा टहनियाँ थी। खैर, मैंने वहाँ से आम लिए और मुझे अम्मी जी के घर 3 दिन रुकना पड़ गया क्योंकि मुझे वहाँ से कोई छोड़ने नहीं आ रहा था और इधर से शायद सब लेने नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरे अचार वाले आम का कलर कुछ इस तरह से हो गया। खैर, ख़राब तो नहीं हुए और पकने की तरफ भी नहीं गए, लेकिन थोड़े से चेंज हो गए, थोड़े से तब्दील हो गए। तो यहाँ पर जी हमने आम वाले अचार को पहले अच्छे से धोया, फिर सुखाया, फिर कटिंग किया, फिर दोबारा से 2-3 पानी में धोया, फिर हमने सुखाने के लिए छोड़ दिया। रात का टाइम था और नेक्स्ट डे में मैंने ऐसे किया कि आलू बुखारे का जूस बनाना था। ये आलू बुखारे इतना खट्टे थे, मोटे तो थे और अच्छे भी थे, खूबसूरत भी थे, लेकिन इतनी ज़्यादा खट्टे थे कि मैं खा ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसका जूस ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि ऐसे जूस नहीं बनेगा। इसको फिर मैंने पहले पानी में बॉयल किया और उसी पानी के साथ फिर मैंने इसको ठंडा किया और इस बॉल में डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये अच्छा खासा जम गया और बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया। फिर मैं डाला जूस वाली जग में इसको और इसमें डाली चीनी, साथ में डाला नमक और इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड किया। इतनी अच्छे से ग्राइंड किया तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया। फिर मैंने इसको छाननी की मदद से, क्योंकि ये बॉयल किया हुआ है ना, तो ये आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था और उसके बाद फिर मैंने और पानी डाल के फिर मैंने इसको पिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था, गाढ़ा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का था। खैर, उसके बाद जी अचार के लिए मिसालों की ज़रूरत थी, तो मिसाले भी आ चुके थे। कलवंजी थी, मेथी दाना था और ये कलवंजी है। कलवंजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी के बारे में कि मौत के अलावा बाकी हर बीमारी के लिए शिफा है कलवंजी। धनिया था, सौंफ थे, धनिया भी मुझे अच्छा लगता है, सौंफ भी अच्छा लगता है और कलवंजी भी अच्छी लगती है। मेथी दाने का भी फ्लेवर अच्छा होता है। यहाँ पर ये जी ज़ीरा है और ये भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इनको पहले बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा किया, फिर हल्का सा मैंने इनको रोस्ट किया, बहुत ही हल्का सा। उसके बाद जी मैंने छन्नी में डाल के ना इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ये ठंडे हुए इसको मैंने दरदरा सा कूट लेना है, पीसना भी नहीं है और ये दाने साबित भी ना रहे, बस हल्का सा दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया था। और इसी तरह मैं तमाम मिसालों को हल्का सा दरदरा सा कूट लूँगी ताकि इनका फ्लेवर भी बरकरार रहे और ये पाउडर भी ना बने और ये साबित भी ना रहे। इसी तरह मैंने धनिया के साथ भी ऐसे ही किया है, इसको भी छोटे-छोटे मार के कूट लिया है और ज़ीरे को भी ऐसे ही करूँगी और हल्का सा मैंने कलवंजी को भी किया और साथ में ये जी सौंफ है, सौंफ के साथ भी मैंने ऐसे ही किया। इनको पीसना नहीं है, हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है ताकि इनकी खुशबू और साथ में ये देखने में भी लुक वाइज अच्छे लगें और अचार में जब अचार में डाले जाएँ ये मिसाले तो भी ये बहुत ही अच्छे लगे। अचार ज़्यादा मिकदार में था, इसी वजह से मिसाले भी कुछ ज़्यादा ही मिकदार में हैं। खैर, मैंने इनको मिक्स नहीं किया कि शायद बच जाएँ तो मिक्स ना करूँ मैं, बाकी सालन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात से पड़े हुए ये आम थे जिनकी फलियों को मैंने फैला के छोड़ दिया था 2 पानी में धो के। कटिंग करने के बाद भी मैंने 2 पानी में इनको धोया था बहुत ही अच्छे से और फिर मैंने कपड़े पर सुखाने के लिए फैला दिया था पंखे के नीचे और ये बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं और इनका कलर भी देखिए कितना अच्छा है। रात में कैसे लग रहा था, हल्का सा येलो, और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फुल ड्राई हो चुके थे, खुश्क हो चुके थे। अच्छा, इन फलियों में ना पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए और बाल्टी जिसमें आप अचार बना रहे हैं या जिस डब्बे में अचार बना रहे हो वो भी बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से उसको खुश्क कर लेना है कपड़े की मदद से। तो जी पहले मैंने आम डाले हैं और उसके बाद जी इस तरह मिसालों की मैं तय लगाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी तमाम मिसालों को
ये इतनी अच्छा अचार बनता है। अगर आप मेरे तरीके से अचार बनाएंगे ना तो साल भर क्या कई साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ये फिसेगा, ना ये गलेगा और ना ही गुठलियों से अलग होगी, इसके छिलके गुठलियों से अलग होंगे। इतनी ही अच्छे वाला अचार बनेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ना तो साल होने से पहले ही ये तो ख़त्म हो गया, 6 माह से भी पहले ख़त्म हो गया था। तब कम था अचार और मैंने सोचा था कि मैं बना तो रही हूँ, पता नहीं खा भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन इतनी टेस्टी बना था कि मैं 2 3 4 माह में मैंने इसको फिनिश कर लिया था। लेकिन था कम और था बहुत ही मज़े का। और जिसने भी मेरा बना हुआ अचार खाया था, चेक किया था, उसने बार बार मांगा था। तो इस दफ़ा मैंने शायद साहब से साफ साफ इनकार कर दिया है कि मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, इस पर ख़र्चा हो रहा है मिसालों का, तेल का, हर चीज़ का। और कितनी मेहनत लग रही है, तकरीबन ये 2 से 3 दिन लग रहे हैं अचार को बनाने में। अचार के मतलब प्रोसेस का और तकरीबन तकरीबन टोटल जो है ना 4 से 5 दिन ही लग जाते हैं अचार को मुकम्मल बनाने में। तो इतनी ज़्यादा मेहनत होनी पड़ती है और लोग तो फ्री में खा लेते हैं ना। मैंने कहा चाहे जाके शॉप से लें अचार रेडीमेड या फिर खुद बनाएं और उनको पता चले कि अचार की कदर क्या है। मैं तो बिल्कुल भी किसी को नहीं देने वाली और ना ही कभी मुझसे किसी और के लिए मांगने के लिए आना, बिल्कुल भी ये उम्मीद ना रखना। तो शायद साहब कहते हैं इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा इसको कंजूसी नहीं कहते, इसको मेहनत कहते हैं कि बंदा खुद मेहनत करे और बार बार अगला बंदा मांगने के लिए आ जाए। एक दफ़ा की तो समझ आती है, भी एक दफ़ा किसी ने मांगा उसको चेक करने के लिए, खाने के लिए दे दिया। बार बार वो मांगे और डेली की उसकी रूटीन बन जाए, ये तो भी बात गलत है ना। और जो मेहनत करता है उसी को ही पता होता है। खैर कोई बात नहीं जी, मेरा अचार बन रहा था और मैं खुद ही कैमरामैन बनी हुई थी और मैं खुद ही काम सारे कर रही थी। कि यहाँ पर मैंने ना बहुत ही अच्छे से पहले मैंने जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना, कोई भी रेसिपी तैयार करती हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने अपने हाथों को साफ़ सुथरा करना होता है। अपने सर को तो मैं मतलब मेरा सर तो हर टाइम ही ढका रहता है, दुपट्टा वगैरह पहनती हूँ ना तो वो उतरता नहीं है, उतारती नहीं हूँ। और जब मैं रेसिपी वगैरह कोई बनाती हूँ तो उसके लिए मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि दुपट्टे को या स्कार्फ को या स्टोलर को मैं बहुत ही अच्छे से पहन लेती हूँ, बालों को कवर कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार बालों को हाथ ना लगाना पड़े। और हाथों को इतनी अच्छे से धो लेती हूँ कि मेरे हाथ बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं, तभी मैं जाके कोई रेसिपी, कोई खाना बनाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती और मुझे बहुत उलझन होती है और बहुत ही मुझे बुरा लगता है जो लोग बिना हाथ धोए चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। कभी उन्हें सर में हाथ मारना होता है खुजली करने के लिए, कभी जिस्म पे हाथ मारना होता है खुजली करने के लिए, और इधर से रेसिपियाँ खाने भी बन रही हैं और खा पी भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं है पसंद। तो जी मैं सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और कौन-कौन सफाई का इस तरह से ख्याल करता है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। जी इसी तरह तय लगाते हुए मिसालों की अचार में डालती गई मैं इसमें मैंने ना सॉरी लाल मिर्च और हल्दी और नमक का भी इस्तेमाल किया है। तो नमक आपने ज़्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। अगर कम डालेंगे नमक तो ये अचार आपका ख़राब हो सकता है, फिर फुंदी लग जाएगी। अगर आप नमक ज़्यादा डालेंगे तो अचार ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, कड़वा लगेगा आपको और खाया नहीं जाएगा और जल्दी गल भी जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद साहब ना मेरे से बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे कि अचार बना रही हो, अकेले खाओगी, नहीं खा पाओगी। मैंने कहा खा पाऊँ या ना खा पाऊँ, 2 साल खाऊंगी, 3 साल खाऊंगी, ये खाती ही रह जाऊंगी क्योंकि मुझे अचार पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ना चावल के साथ अचार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पराठे के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अचार का। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के साथ, पराठे के साथ। खैर यहाँ पर जी चाय साहब से मैंने कहा कि इसको घुमा फिरा के अचार को और मिसाले को मिक्स कर दें। उन्होंने मिक्स कर दिया और बाल्टी का ढक्कन बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर ना दोनों इस बात पर हम मुकाबला कर रहे थे कि ये कितना होगा अचार। तो अचार की फलियाँ तो मैंने कहा होगा कोई 15 किलो 20 किलो, क्योंकि मुझे ना देखने में ऐसे ज़्यादा लग रहा था, बड़ा लग रहा, ज़्यादा लग रहा था और वज़नी लग रहा था। फिर शायद साहब कहते हैं कि अभी पता चल जाता है। शायद साहब बाल्टी को बाहर लेके चले गए, जाके इसका वेट करवाया तो 11 किलो निकला या 10.5 किलो भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल्टी का वज़न भी हो गया और मिसाले का वज़न भी हो गया। तो 10 किलो 10 या मतलब 10 किलो 3 पाव भी कर सकते हैं।
एक पाउच बाल्टी में और उसमें मिसालों में लग जाए या इससे कम ज़्यादा हो जाए। तो 11 किलो टोटल था। फिर मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 16 किलो की बाल्टी थी और 11 किलो मतलब इसमें अचार था। तो जी अचार को मैंने ढक के रख दिया था और यहाँ पर जी मैंने जो जूस बनाया हुआ था ना, इसमें मैंने ना आइस डाली और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स किया। जब भी मुझे जूस पीना था ना तो फिर मैं आइस डालती थी और थोड़ा सा पानी डालती थी और बहुत ही मज़े से बना के इंजॉय करती थी। यहाँ पर जी मैं खाना भी बना रही थी साथ में और ये मुरब्बा भी बना रही थी। अच्छा जी, मैंने ना एक गलती और की थी मुरब्बा बनाने के लिए। इधर गुड़ वाले चावल तैयार कर दी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था गुड़ वाले चावल खाने को। तो हफ्ते में ना मैं एक दफ़ा ज़रूर मीठा बना लेती हूँ। तो फिर मैंने ना जो मुरब्बा बनाया था ना वो थोड़ा खट्टे आम का था, मतलब अचार वाला आम नहीं था और आम था। तो उसका ना मुरब्बा मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, बहुत ज़्यादा खट्टा बना था। और मैंने 1-2 आम का मुरब्बा बनाया था लेकिन वो बहुत ही हद से भी ज़्यादा खट्टा बना था, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था। आपने गलती ऐसी कभी नहीं करनी, आपने चौसे आम का मुरब्बा बनाना है, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे में मैंने ना चिकन फ्राई करना शुरू कर दिया था इधर, और साथ में मैं ईद की तैयारियां भी स्टार्ट मैंने की हुई थी कि घर में जो सफाइयाँ रहती थी और या फिर कपड़े वगैरह धोने वाले रहते थे, तो मैंने कहा पहले से ही फाइनल कर लूँ। क्योंकि ईद के बाद फ़ौरन से अगर ये काम कपड़े धोने वाले किए जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जी मैंने ना करेले को फ्राई कर लिया था, पहले चिकन को फ्राई किया, बहुत ही अच्छे से पका लिया था, फिर करेले को फ्राई किया। करेले क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे और शायद साहब के अरबी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो शायद साहब अरबी लाए थे और कह रहे थे कि बनानी है आपने। तो रात में मैंने करेलों की कटिंग कर ली थी, अरबी की भी कटिंग कर ली थी, लेकिन मेरे हाथ में जो जलन हुई, जो खारिश हुई अरबी की वजह से, अरबी कटिंग करने की वजह से, मैंने कहा अल्लाह अब ना आइंदा कभी भी ना लाना और ना ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम मैंने कटिंग की थी। मुझे अरबी खाना भी पसंद नहीं है और बनाना भी पसंद नहीं है। खैर यहाँ पर जी मैंने बुनाई शुनाई कर दी थी। पहले मैंने अरबी का सालन बनाया था और शायद साहब को मैंने ना शॉप पर ही पार्सल करवा दिया था, रोटी भी और सालन भी, लस्सी भी साथ में। तो शायद साहब कह रहे थे बड़ी मज़े की बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। मैंने कहा अच्छा जी आपकी किस्मत। उसके बाद जी मैंने फिर बनाया था चिकन का सालन और करेले और चिकन का सालन, वो भी बहुत ही लाजवाब बना हुआ था। तो मैंने अपने लिए वही बनाया था और खाया था, क्योंकि चिकन मेरा ना फेवरेट है। और ये जो गोल्डन कलर का है ना, ये टमाटर का पेस्ट है जो कि फ्रीज़ किया हुआ था और मैंने ये ऐड कर दिया है। मैंने कहा ये भी साथ में मिक्स हो जाएगा और भुनाई भी हो जाएगी इसकी। तो साथ ही में मैंने करेलों को भी ऐड कर दिया था। करेलों को ना मैंने जब पहले मैंने धोया था, धोने के बाद फिर मैंने इनके ना छिलके खुरच लिए थे। उसके बाद जी मैंने इसमें ना ढेर सारा नमक लगा के बहुत ज़्यादा मसल के छोड़ दिया था। जब मैंने सुबह को देखा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ के पड़ा हुआ था और सॉफ्ट भी बना हुआ था। मैंने फिर 3-4 पानी में बहुत ही अच्छे से उसको धोया था। उसके बाद मैंने बनाया, कड़वे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही टेस्टी थे। फिर यहाँ पर जिस सालन को भी मैं बार बार देख रही थी और साथ में कपड़ों की धुलाई भी हो रही थी, स्पिनर भी चल रहा था। तो कभी मैं कपड़े सुखाने वाली मशीन में कपड़े डालती थी और कभी कपड़े धोने वाली मशीन में कपड़े डालती थी और कभी निकालती थी। तो एक पैच जो है ना मैंने मुकम्मल धो चुकी थी और ये दूसरा पैच चल रहा था। सबसे पहले मैं कपड़ों को एक दफ़ा धोती हूँ सर्फ साबुन में, उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ, गंगालती हूँ कपड़ों को। उसके बाद दोबारा से मैं न्यू पानी बनाती हूँ, सर्फ साबुन वाला, सर्फ वाला, और जो काला तेल होता है ना उसके वाला, या फिर जो दाग धब्बे उतारने के लिए केमिकल मिलता है वो भी कभी डालूँ तो डाल लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं डाल रही थी। तो फिर मैं दोबारा से धोती हूँ कपड़े, मतलब 2 मरतबा में ना सर्फ में कपड़े धोती हूँ। पहली मरतबा जो धोती हूँ उससे मैल कचैल निकल जाती है, दूसरी मरतबा जो धोती हूँ तो वो क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी शायद सब अचार में तेल डाल रहे थे और मैं कह रही थी कि तेल बहुत कम है, तेल पूरा नहीं होगा। और अचार भी थोड़ा नीचे की तरफ चला गया था, फलियाँ जो थी ना नीचे की तरफ चली गई थी। और माशाल्लाह बहुत ही देखने में लुक वाइज अच्छा लग रहा है, खुशबू भी लाजवाब आ रही है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा डर था कि काफ़ी दिन से आम तोड़े हुए थे, फिर इनको कटिंग किया, फिर तेल नहीं मिल रहा था, तेल मिला है तो आगे से तेल ही ख़त्म हो गया, तेल ही नहीं पूरा हुआ। तो ये जी तय में जाके तेल पहुंचा और ये तेल तो कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ईद भी आ गई है और तेल भी नहीं है। खैर ईद के दिन जो गुजरने थे गुजर गए थे। नेक्स्ट सुबह में ना मैंने रात में ही मैंने ना ये बनाए थे अंडा ब्रेड और चाय ना। तो भूख लगी हुई थी और दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को थकावट की वजह से। फिर नेक्स्ट सुबह में भी मैंने अंडा ब्रेड और साथ में चाय का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सुबह के टाइम ना मैंने कहा हल्का फुल्का ग़िज़ा कर लेते हैं,
कपड़े ज़्यादा धोने की वजह से और ज़्यादा काम करने की वजह से ना पट्टों का खिंचाव फिर से स्टार्ट हो गया था और आटा गूंदना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और रोटी बनाना भी, क्योंकि हाथ से ही आटा गूंदा जाता है। राइट हैंड मेरा स्वेलिंग में था और पेड़ा बनाना, रोटी बनाना ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर जी तमाम कपड़े धुले हुए पड़े हुए थे और मैं इनको तय लगाने वाली थी, लेकिन थकावट इतनी थी कि रात में मैंने इनको तय नहीं लगाई थी। तो तमाम कपड़ों को मैंने तय लगा दी थी। बुरखे वगैरह भी मैंने अपने सारे धो लिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बुरखों को भी नहीं धोया था। वरना जब भी मैं बुरखा यूज़ करती हूँ, अबाया यूज़ करती हूँ, बाहर जाती हूँ कहीं, वापस आती हूँ तो दूसरे दिन मैंने उसको धो डालना होता है कि थोड़ा सा सर्फ डाल के मैं धो डालती हूँ हाथ से ही, और जो मैल कचेल होती है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने अपने कपड़ों को इधर इस पेटी में रखना था और बाकी के कपड़े मैंने रख दिए थे ड्रेसिंग पर, और ऐसे ऐसा मैंने करके प्रेस भी करती रहूँगी। और इधर इस कवर को बिछाना था मैंने, इस टेबल वाला, क्योंकि ये भी थोड़ा ख़राब हो चुका था और बाकी चीज़ें मैं इस डोर में डाल रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने ना कमरे की कुछ इस तरह से लुक बनाई हुई थी। ईद से एक दिन पहले मैंने ये जो बाहर वाला टेबल था ना अंदर ले आई थी, क्योंकि एक तो कुर्बानी जो है ना वो मेरे घर में ही होती है, मेरे सेन पर ही होती है। दूसरा वहाँ पर जगह बहुत तंग थी। तीसरा स्टैंड वाले पंखे की हवा इस टेबल पर नहीं जाती थी। और चौथा कि ये टेबल धूप पर था, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये मज़ीद ख़राब हो गया तो दोबारा मुझे इस तरह का टेबल नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मैंने किस तरह से पॉकेट मनी जमा की थी और ये मैंने टेबल परचेज़ किया था। खैर कदर तो उसी को ही होती है ना जिसने ये चीज़ें मेहनत से ली हुई होती हैं। हज का दिन था, भाई आ गए थे मुझे ईदी देने के लिए और मैं जूस बना रही थी। तो जी ये भाई को मैंने जूस सर्व किया। जुमे का दिन था और साथ में हज का दिन था। भाई ने मुझे पॉकेट मनी दी और साथ में मिठाई दी। और हर दफ़ा सवैयाँ भी लाते थे, लेकिन पिछली दफ़ा मैंने मना कर दिया था कि सवैयाँ बिल्कुल भी नहीं लानी, क्योंकि मैं नहीं खाती सवैयाँ और मेरे पास होती भी हैं और मैं नहीं खाती, ऐसे ज़ाया हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं। और आपने ना सवैयाँ बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। तो भाई ने फिर सवैयाँ नहीं ली थी। यहाँ पर जी मैंने जो चिकन पुलाव बनाया हुआ था ना फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन, हज वाले दिन, तो फिर मैंने वो भाई को सर्व किया। भाई ने कहा कि ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैंने आधी प्लेट से भी कम भाई को दिया कि अच्छा थोड़ा सा चेक कर ले कि कैसा बना। तो भाई कहते बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बना। उसके बाद जी भाई अलविदा करके चले गए थे। 8 से 10 मिनट बैठे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठे थे, क्योंकि जो लड़का भाई को लेने के लिए आया था, भाई का शागिर्द, तो वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि जल्दी भाई आप बाहर आएँ। तो फिर शायद भाई चले गए थे। शायद सब जुमा की नमाज़ पढ़ के आए और पूछ रहे थे कि आपका भाई चला गया? तो मैंने कहा जी चला गया। कहता खाना भी खिलाया था उसको, जूस भी पिलाया था कि नहीं? मैंने कहा मैंने जूस भी दिया था और खाना भी दिया था। खाना तो उन्होंने बहुत ही थोड़ा सा खाया था और जूस पिया था। और कहते कि बैठे नहीं थे। मैंने कहा नहीं, बस जल्दी से ही चले गए थे, जल्दी थी उनको, और उन्होंने जुमा की नमाज़ भी वापस जाके पढ़नी थी अपने ही शहर में। तो यहाँ पर जी मैंने शायद साहब के लिए खाना वाना रखा। रायता मैंने बाद में बनाया था, उस टाइम रायता नहीं बना हुआ था। तो मैं शायद साहब से पूछ रही थी कि कैसा बना हुआ है पुलाव और टेस्टी है कि नहीं है। तो शायद साहब कहते कि टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा ऊँचा बोले, मुझे ना समझ नहीं आ रही। तो कहते कितनी दफ़ा तारीफ़ें सुनूंगी? मैंने कहा जब तक मेरी थकावट नहीं उतरेगी ना, उसी दफ़ा मैं तारीफ़ें सुनती रहूँगी और मेरी थकावट उतर जाएगी। एक ही तारीफ़ की जाए ना तो जितना भी काम किया हुआ हो ना, तो वो थकावट ही उतर जाती है। तो यहाँ पर मैं शायद साहब से कह रही थी, आप तो कह रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। दूसरी प्लेट आप फिनिश कर रहे हैं और हरी मिर्चें सारी निकाल निकाल के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मिर्चें कम है। और चटनी में मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली हुई थी कि शायद साहब कहेंगे कि ये फीके बने हुए चावल, तो चटनी में मिर्चें ज़्यादा हैं रायते में, तो ये ना मतलब उनके हिसाब से सही बन जाएगा। तो फिर शायद साहब से मैं कह रही थी कि इधर मेरी तरफ देख के बात करें, मेरी तरफ देख के बात करें। तो कहते हैं टाइम नहीं है ना मेरे पास देख के बात करने का। तो माशाल्लाह शायद साहब ने 2 प्लेटें चावलों की खाई और कह रहे थे कि बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। यहाँ पर जी शायद साहब ने ना ढेरी लगाई हुई थी हरी मिर्चों की। पतीली से ना सारी हरी मिर्चें निकाल के अपनी ही प्लेट में उन्होंने डाल दी और कहा कि स्पाइसी नहीं। मैंने कहा स्पाइसी भी नहीं है, मज़े के भी नहीं है, 2 प्लेटें भी फिनिश हो गई हैं और यहाँ पर ढेरी मिर्चों की भी लगी हुई है, मिर्चों के छिलके हैं ये। तो फिर शायद साहब मुस्कुराते हुए चले गए। शायद साहब ने चेंज किया और उसके बाद शॉप पर चले गए थे शायद साहब। शॉप पर जाने से पहले शायद साहब ने थोड़ा सा रेस्ट किया था और मैंने मिठाई का डब्बा खोला। मैंने कहा नमकीन खाया हुआ है तो थोड़ा मीठा मुंह कर ले। तो शायद साहब ने चेंज किया हुआ था। उसके बाद ही शायद साहब ने ना मिठाई खाई और कह रहे थे कि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी मिठाई। तो
वैसे भी हमारे शहर की मिठाई जो है ना बहुत ही मज़े की है और मेरी तो फेवरेट है। मुझे तो किसी और शहर की मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ना ही मैं कहती हूँ कि किसी और शहर की मिठाई होनी चाहिए। हमारा शहर शहज़ादों का शहर और बहुत ही मज़े की यहाँ पर मिठाई मिलती है। समोसे भी बहुत ही मज़े के होते हैं, मिठाई भी बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ के रेस्टोरेंट पर खाना भी बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। खैर मैं यहाँ पर मिठाई भी खा रही थी और मैं खूब इंजॉय भी कर रही थी और साथ में मैं कह रही थी कि मेरा जो व्लॉग था ना वो 2 दिन का व्लॉग अब ऐड होने वाला है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मैंने बनाया था। और ये जो रसगुल्ला है ना ये मेरा बड़ा ही फ़ेवरेट है और मैं शायद साहब से कह रही थी कि खा लो, तो शायद साहब ने ना मुँह बंद किया हुआ था। मैंने कहा खा लें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने मिठाई ज़्यादा खाई है, लेकिन ये मेरा फ़ेवरेट था ना तो मैं इसलिए कह रही थी कि आप भी खा लें। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को उनका दिल से शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद कीजिएगा, अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।